जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था भाई? जी कल्पना, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ सर तक? धारा 113। और मैंने 114, 115 और 116 आपको स्वयं पढ़ने के लिए भी बोला था साथ में। तो जी सर। सेक्शन 115 क्या कहता है कल्पना, बताइए ज़रा। सर ये उस व्यक्ति की हाजिरी से अभिमुक्ति बताता है जिस व्यक्ति के विरुद्ध सदाचार और प्रशांति के बंद पत्र लेने के लिए कहा गया है। हाँ, तो 115 में मतलब कि वैसे तो सामान्य आदेश तो ये होता है कि भाई जब तक मुचल का पाबंद रहेंगे आप, तो एक निश्चित अवधि के दौरान आप ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होंगे और हाजिर होकर जो है वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। लेकिन यदि कोर्ट ऐसा उचित समझे और पर्याप्त कारण उसे दिखाई दे तो 115 कह रहा है कि पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। तो द मजिस्ट्रेट में if he sees sufficient cause dispense with the personal attendance of any person called upon to show cause why he should not be ordered to execute a bond for keeping the peace or for good behavior and may permit him to appear by a pleader। तो ये कह रहा है कि यदि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण दिखाई देता है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा की गई है कि उसे प्रशांति कायम रखने या सदाचार के लिए बंदपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए, व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है। तो वैसी अवस्था में चूँकि उसका जवाब तो प्लीडर को ही देना है, जो शोकोज नोटिस उसे दिया गया है, तो यदि कोर्ट ये चाहे तो उसको व्यक्तिगत हाजिरी से अवमुक्ति 115 में प्रदान कर सकता है। ठीक है अनु, क्लियर है? जी सर। और इसकी धारा 116 कहती है इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो 116 में जो है वो सच्चाई के बारे में जांच करने का जो व्यवस्था की गई है, जो प्रावधान किया गया है, वो धारा 116 कह रहा है। इन्फॉर्मेशन कौन से वाली? इन्फॉर्मेशन जो मजिस्ट्रेट को मिली है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो कि शांति भंग कर सकता है, ठीक है ना, तो उस इन्फॉर्मेशन पर जो मजिस्ट्रेट है वो आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेंगे। 116 में वो ऐसी कोई इंक्वायरी कर सकते हैं जिससे वैसी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी सच्चाई का पता लगाया जा सके। क्लियर है फिरोज? जी सर। हाँ, तो 116 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है व्हेन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 111 हैज़ बीन रेड और एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 112 टू अ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। हमने पढ़ा था कि 111 में उसे बताया जाएगा, है ना, और 112 में क्या है? 112 में एक्सप्लेन किया जाएगा, ये हम पढ़ के आए हैं पीछे, ठीक है। और व्हेन एनी पर्सन अपीयर्स और इज़ ब्रॉट बिफोर ए मजिस्ट्रेट इन कंप्लायंस विद, क्या है कि उसको या तो वो आया है या उसको लाया गया है, ठीक है। और इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए समन और वारंट इशूड अंडर सेक्शन 113 द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू इंक्वायर इनटू द ट्रूथ ऑफ द इंफॉर्मेशन अपॉन विच एक्शन हैज़ बीन टेकन एंड टू टेक सच फर्दर एविडेंस एज मे अपीयर नेसेसरी। तो 116 की उपधारा 1 कह रही है कि जब धारा 111 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को जो न्यायालय में उपस्थित है धारा 112 के अधीन पढ़कर सुना या समझा दिया गया है, तो 111 में तो ऑर्डर किया जाता है, 112 में उसे समझाकर सुनाकर एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति धारा 113 के अधीन जारी किए गए समन या वारंट के अनुपालन या निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर है या लाया जाता है। अब हाजिर है और लाया जाता में क्या अंतर है एनु? सर हाजिर तो वो स्वयं होता है और लाया जाता है तो मतलब सर वारंट के जरिए से उसे लाया जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाजिर तो वो समन पे ही हो जाता है, समन मिला और एक सम्मानित मतलब
कानून का पालन करने वाले व्यक्ति की तरह वो आ जाता है। और दूसरी अवस्था ये है कि आप समन पे नहीं आ रहे हैं तो फिर पुलिस आपको लेके आएगी, वारंट पे लेके आएगी। ठीक है जी। सर्वजीत शर्मा, धारा 116 हम पढ़ रहे हैं भाई सीआरपीसी की। मोस्ट वेलकम इन क्लास। जी सर। जी जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। तो तब क्या होगा? तब मजिस्ट्रेट उस इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा जिसके आधार पर वह कार्रवाई की गई है, और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो। ठीक है, तो जांच करेगा और उसे यदि ऐसा कोई रीज़न प्रतीत हो रहा है कि नहीं भाई जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन के विषय में अन्य एविडेंस भी ली जानी चाहिए, तब वो ऐसी अन्य एविडेंस भी कॉल कर सकता है। और सबसेक्शन 2 कह रहा है 116 का, सच इंक्वायरी शैल बी मेड एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकेबल इन द मैनर हेयर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंडक्टिंग ट्रायल एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस इन समन केस। ठीक है, ये कह रहा है कि ऐसी जांच यथासाध्य उस रीति से की जाएगी जो समन मामलों के विचारण और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए इसमें इसके पश्चात विहित है। हम जब सीआरपीसी में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ समन मामले, वारंट मामले, है ना, समरी ट्रायल, सेशन ट्रायल, है ना, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों के ट्रायल, कंप्लेंट पर आधारित ट्रायल, ये विभिन्न प्रकार के ट्रायल्स हम पढ़ेंगे आगे की धाराओं में। तो यहाँ इस इंक्वायरी के विषय में ये कहा गया है कि जो इंक्वायरी की जाएगी वो उस रीति से की जाएगी जो कि समन मामलों में आगे बताई गई है, सीआरपीसी की आगे आने वाली धाराओं में बताई गई। अब धारा 2 क्लियर है भाई? तो इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि 116 के अधीन जो जांच की जा रही है उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो आप जवाब देंगे कि समन मामलों पर आधारित जो प्रक्रिया है उसकी प्रक्रिया के अधीन ये जांच होगी। हम लोग चूँकि सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता इसका नाम है, तो इस वाले एक्ट में हमें सब प्रोसीजर ही बताए गए हैं। ठीक, तो ये कौन सा कानून है? प्रोसीजरल लॉ हम पढ़ रहे हैं। आपके जो मेंस होते हैं, वो पीसीएस-जे के मेंस हों या एचजीएस के मेंस हों, तो उसमें विधि के 3 पेपर, मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूँ, विधि के 3 पेपर होते हैं। एक सब्सटेंटिव लॉ का होता है, एक प्रोसीजर लॉ का होता है, प्रोसीजर एंड एविडेंस, वहाँ दोनों चीज़ बताई गई है। तो प्रोसीजर में आपके सीपीसी और सीआरपीसी वहाँ आते हैं और एविडेंस में एविडेंस एक्ट आता है। तो 3 बुक्स का तो आपका एक पेपर हो जाता है वहाँ। बाकी सब्सटेंटिव लॉ के बचे पेपर, वो पेपर फर्स्ट में आ जाते हैं लॉ के। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? फिरोज। सब्सटेंटिव लॉ को यदि आपसे पूछा जाए, आप इंटरव्यू में बैठे हैं मान लीजिए, और आपसे ये सवाल किया गया कि व्हाट इज़ सब्सटेंटिव लॉ, तो आपका एक सिंगल लाइनर जवाब क्या होना चाहिए? सर, जिस लॉ से बाउंड है, मतलब आईपीसी, ये जो और भी ऑफेंस होते हैं, ये सब इसी में आते हैं सर। जी, बहुत बढ़िया। और कोई साथी इस जवाब को थोड़ा दुरुस्त करना चाहेगा? एनु। एनु। सर, ये मैंडेटरी लॉ होता है ना, सब्सटेंटिव लॉ जो है? मैंडेटरी लॉ। कल्पना चौहान, आप कुछ अपना मत रखना चाहें इस विषय पर? सर, ऐसी विधि जिसमें अपराध का वर्णन हुआ हो। किस चीज़ का? अपराध का? अपराध का। सरजीत शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा आपसे। नो कमेंट्स। देखिए, आप अगर सिंगल लाइनर बताएं, वैसे तो सब्सटेंटिव लॉ का पूरा व्याख्या हम लंबी चौड़ी कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपको बहुत संक्षिप्त अपने जवाब देने होते हैं और आपको सटीक जवाब देने होते हैं। तो आपको कहना है कि श्रीमान जी, ऐसी विधि जिससे आपके किसी अधिकार या दायित्व
का सर्जन होता हो, तो वो सब्स्टेंटिव लॉ है। और उस अधिकार या दायित्व की स्थापना के लिए, प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए, वो फिर प्रक्रिया विधि में हम चले जाते हैं। अगर आपके दीवानी मामलों के हैं मसले, तो आप सीपीसी से गवर्न होते हैं, और आपके फौजदारी संबंधित अधिकार व दायित्व का मसला है तो फिर आप सीआरपीसी से गवर्न होते हैं। और दोनों को ही गवर्न करने के लिए जो साक्ष्य दिया जाएगा वो साक्ष्य विधि के अनुसार दिया जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इज दैट क्लियर रेनू? यस सर। जी सर। भाई वहाँ देखिए, मान लीजिए आईपीसी का हम एग्जांपल लें तो वो दांडिक विधि है एक, ठीक। तो दांडिक विधि में क्या हुआ, हो क्या रहा है भाई, जो पीड़ित है, अब पीड़ित का राइट है कि जिसने उसको पीड़ा दी है उसको दंडित कराए, और वो दंड के लिए दायित्वाधीन हो जाता है व्यक्ति। जिसके खिलाफ मामला साबित हो जाए तो वो दायित्वाधीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। जिसके, मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया, तो मर्डर करने, जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है तो उसके जो नियर एंड डियर हैं, ये उनका अधिकार है कि उनको न्याय मिले, है ना। और जिसके खिलाफ वो मामला साबित हो जाएगा ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष, वो उस सज़ा के लिए दायित्वाधीन हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। और उसके लिए प्रक्रिया में कहाँ आएंगे हम? प्रक्रिया में सीआरपीसी में आएंगे, और प्रक्रिया सीआरपीसी बताएगा। हाँ जी, क्या कह रहे? कुछ नहीं, आप बोले थे ना प्रक्रिया किस में, सीआरपीसी में जाएंगे ना। हाँ, प्रक्रिया सीआरपीसी में जाएगा, और फिर जब साक्ष्य वाला मामला आएगा तो फिर उसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट काम करेगा, ठीक है। अब इसकी उपधारा 3 देख लेते हैं कि पीपीए है, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट है, और एसआरए जो है, आईपीसी, सब सब्सटेंटिव हाँ, लॉ में ही आते हैं ये ना। सब, वहाँ भी सब अधिकार और दायित्व की तो बात हो रही है ना। वो सारे के सारे लॉ जो है वो सब सब्सटेंटिव लॉ का ही हिस्सा है, ठीक है। हालांकि आपका जो आईपीसी है वो सब्सटेंटिव लॉ के पेपर में नहीं है। आईपीसी जो है आपके लोकल एक्ट के साथ है, जो आपका तीसरा पेपर होता है लॉ का। उसमें आपके 6 के 6 तो लोकल एक्ट हैं और आईपीसी है वहाँ पे। क्योंकि अगर आईपीसी को भी उस पेपर में डाल दें हम सब्सटेंटिव लॉ वाले में, तो वहाँ बहुत सारी, क्योंकि ये बड़ा एक्ट है आईपीसी, तो ये वहाँ जो 200 नंबर का आपका पेपर है उसमें बहुत सारा एरिया तो यही कवर कर लेगा, तो बाकी के लिए जगह नहीं बचेगी वहाँ। तो आईपीसी को इसलिए उन्होंने कहा लोकल लॉ के साथ डाल दिया। और लोकल लॉ में लगभग 140 नंबर का, 150 नंबर का लोकल लॉ आता है, और ऑन एन एवरेज 50 से 60 नंबर का आईपीसी आता है। कभी 60 नंबर का आ जाता है, कभी 50 नंबर का आ जाता है। और बाकी बचे 150 या 140 नंबर में आपके 6 एक्ट जो बचे हुए हैं, वो जो आपके आमना मैम करा रही हैं, वो एक्ट वहाँ कवर होते हैं, ठीक है। आमना मैम की शिकायत आ रही थी कि आप लोग क्लास में उनकी हाजिर नहीं आ रहे हैं। भाई ऐसा क्यों है? क्या लोकल एक्ट नहीं पढ़ने हैं क्या आप लोगों को? सर हम तो क्लास में होते हैं उनकी में। हाँ, आप तो हैं। बाकी वो कह रहे थे कि 2 ही 3 लोग आ रहे हैं। हालांकि फ़िलहाल तो यहाँ भी यही हाल है, पता नहीं कहाँ गायब हैं अधिकतर साथी। चलिए, तो ये नंबर 3 कह रहा है, इसका उपधारा 3 कह रही है कि आफ्टर द कमेंसमेंट एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 द मजिस्ट्रेट, if he considers that immediate measures are necessary for the prevention of breach of the peace or disturbance of the public tranquility or the commission of any offence or for the public safety, may for reasons to be recorded in writing direct the person in respect of whom the order under section 111 has been made to execute a bond with or without surety for keeping the peace or maintaining good behavior until the conclusion of the inquiry, and may detain him in custody until such bond is executed or in default of execution until the inquiry is concluded। तो उपधारा 3 ये कह रही है कि उपधारा 1 में अधीन जांच प्रारंभ होने के पश्चात, देखिए उपधारा 1 में हम ये पढ़ के आ रहे हैं 116 की
कि वो मजिस्ट्रेट जांच करेगा इन्फॉर्मेशन की। नंबर 3 कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन जांच प्रारंभ होने के पश्चात और उसकी समाप्ति से पूर्व, देखिए अगर यदि कोई इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी ये तो है नहीं कि 1 सेकंड में, 1 दिन में, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट को समय भी लगेगा। तो यहाँ नंबर 3 में ये बताया जा रहा है कि जांच प्रारंभ होने के पश्चात और उसकी समाप्ति से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि प्रशांति भंग का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए या लोक सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करने आवश्यक है, ठीक है, तब ऐसी अवस्था में क्या करेगा, तो वह ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ मजिस्ट्रेट जो है वो रीजन्स राइटिंग में रखेगा अपने, ठीक है, और उस व्यक्ति को जिसके बारे में धारा 111 के अधीन आदेश दिया गया है निर्देश दे सकता है कि वह जांच समाप्त होने तक प्रशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे, ठीक है। और जब तक ऐसा बंधपत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता है या निष्पादन में व्यतिक्रम होने की दशा में जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती है उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है, ठीक है। समझ आया कुछ उपधारा 3? एनु जी सर। सर ये जो है अभी आप बताए थे कि उसको अभिरक्षा में रखा जाएगा, तो सर ये पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा? हाँ, नेचुरल सी बात है। यदि वो तब रखा जाएगा यदि वो मना करता है, ठीक है। भाई ये कह रहा है कि प्रतिभूओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे और जब तक ऐसा बंधपत्र निष्पादित नहीं कर दिया जाता है या निष्पादन में व्यतिक्रम होने की दशा में जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती है उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है। भाई उसको देखिए, वो कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हारी जांच कर रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसी सूचना आई है तो आप जांच, जब तक इस जांच का परिणाम ना आ जाए तब तक के लिए आप जो है ऐसा प्रतिभूत दे दीजिए, क्योंकि ऐसी आशंका है कि आप जो है अगर खुला छोड़ दिया आपको जांच होने तक तो हो सकता है कि आप प्रशांति भंग कर दें। यदि मान लीजिए जो जांच हुई और जांच का परिणाम उसके फेवर में आ गया तो फिर उसको जांच परिणाम तक ही वो बंधपत्र फिर वो निरस्त कर दिए जाएंगे, ठीक है। और यदि ये पाया गया कि सूचना सही है तो फिर मजिस्ट्रेट ऐसी अवधि के लिए उसको वो करेगा, मुचलका पाबंद करेगा। जहाँ जिन धाराओं में 1 वर्ष है तो 1 वर्ष तक कर सकता है, और जिन धाराओं में 3 वर्ष की व्यवस्था है वहाँ 3 वर्ष तक कर सकता है। क्लियर है नु? जी सर। लेकिन इसमें प्रोविजो भी है। ये कह रहा प्रोवाइडेड दैट नो person against whom proceedings are not being taken under section 108, section 109 or section 110 shall be directed to execute a bond for maintaining good behavior। तो ये कह रहा कि परंतु किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्रवाई नहीं की जा रही है, सदाचारी बने रहने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के लिए निर्देश नहीं दिया जाएगा। इस उपधारा में नहीं दिया जाएगा जब तक जांच पेंडिंग है, ठीक है। और बी कह रहा है द कंडीशंस ऑफ सच बॉन्ड वेदर एज टू द अमाउंट देयर ऑफ और एज टू द प्रोविजंस ऑफ श्योरिटीज और द नंबर ऑफ देयर ऑफ और द पेक्यूनरी एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी शैल नॉट बी मोर ऑनरस देन दोज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर अंडर सेक्शन 111। और वो कह रहा है कि ऐसे बंधपत्र की शर्तें चाहे वे उसकी रकम के बारे में हो, प्रतिभू उपलब्ध करने या उनकी संख्या के या उसके दायित्व की धन संबंधी सीमा के बारे में हो, उससे अधिक दुर्भर न होगी जो धारा 111 के अधीन आदेश में निर्दिष्ट है। तो कह रहे कि 111 में जो ऑर्डर दिया गया है उसे, वहाँ जो धनराशि खुली है, वहाँ जो श्योरिटीज़ के नंबर खुले हैं, तो यहाँ अगर उसे जाँच पूरी होने तक मुचलका पाबंद किया जा रहा है तो 111 में जो आदेश दिया था उस आदेश का ही अनुपालन किया जाएगा। वहाँ यदि श्योरिटी की संख्या 2 है तो 2 ही श्योरिटी लिए जाएंगे, 1 है तो 1 श्योरिटी लिया जाएगा। वहाँ रकम अगर वहाँ बताया कि 20,000 की 2 जमानती चाहिए
तो यहाँ भी वो 20,000 के ही रहेंगे, यहाँ 25,000 के नहीं हो पाएंगे। समझ आया? प्रोविजो का सेकंड पार्ट समझ आ गया आप लोगों को? चलिए, सबसेक्शन 4 कह रहा है इसका 116 का, ये कह रहा था फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द फैक्ट दैट अ पर्सन इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर और इज सो डिस्परेट एंड डेंजरस as to render his being at large without security hazardous to the community may be proved by evidence of general repute or otherwise। ये कह रहा है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति अभ्यासिक अपराधी है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, या ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकट में है, साधारण ख्याति के साक्ष्य से या अन्यथा साबित किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि यहाँ अगर कोई जांच होगी तो इस संबंध में उसकी क्या करेंगे भाई, उसकी साधारण ख्याति के विषय में एविडेंस कोई आ जाए तो दैट इज़ सफिशिएंट। भाई 2 लोग आकर कह रहे हैं कि सर ये समाज का इतना खतरनाक व्यक्ति है, यदि इसे बिना मुचलका के समाज में छोड़ा जाएगा तो ये कुछ ना कुछ लफड़ा करेगा, ये मानने वाला नहीं है, चूँकि ये हैबिचुअल है, दुस्साहसिक है, भयंकर है। ठीक है। और नंबर 5 कह रहा है वेयर 2 or more persons have been associated together in the matter under inquiry they may be dealt with in the same or separate inquiries as the magistrate shall think fit। और ये कह रहा है जहाँ 2 या अधिक व्यक्ति जांच के अधीन विषय में सहयुक्त रहे हैं वहाँ मजिस्ट्रेट एक ही जांच या पृथक जांचों में जैसा वह न्याय संगत समझे उनके बारे में कार्रवाई कर सकता है। मान लीजिए एक ही रिपोर्ट में 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है तो वहाँ वो चाहे दोनों के लिए अलग अलग जांच भी कर सकता है और दोनों के लिए वो जॉइंट इंक्वायरी भी कर सकता है। ठीक है भाई। नंबर 6 कह रहा था इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट एंड इफ सच इंक्वायरी इज नॉट सो completed the proceedings under this chapter shall on the expiry of the said period stand terminated unless for special reasons to be recorded in writing the magistrate otherwise directs। और ये कह रहा कि इस धारा के अधीन जांच उसके आरंभ की तारीख से 6 माह की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी और यदि जांच इस प्रकार पूरी नहीं की जाती है तो इस अध्याय के अधीन कार्रवाई उक्त अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी जब तक विशेष कारणों के आधार पर जो लिखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश नहीं करता है। और प्रोविज़न कह रहा है इसका 6 का प्रोवाइडेड कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पर्सन हैज़ बीन केप्ट इन डिटेंशन पेंडिंग सच इंक्वायरी द प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन अनलेस टर्मिनेटेड अर्लियर shall stand terminated on the expiry of a period of 6 months of such detention। और ये कह रहा कि परंतु जहाँ कोई व्यक्ति ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निरुद्ध रखा गया है वह उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई यदि पहले ही पर्यवसित नहीं हो जाती है तो ऐसे निरोध के 6 माह की अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? हेलो जी सर, आवाज नहीं आ रही? अभी कैसी आ रही है? ठीक आ रही सर, मैं रुक के बीच में। हाँ बीच में नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो उपधारा 6 आप लोगों को समझ आई भाई? जी आ गई। उपधारा 6 कह रही है कि जो इंक्वायरी की जा रही है वो इंक्वायरी जो है उसका समय है, उसका टाइम पीरियड है 6 माह। यदि उस 6 माह के अधीन वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं कर ली जाती है तो उसके विरुद्ध जो जांच की कार्रवाई चल रही है वो 6 महीने के बाद स्वतः सो मोटो क्या हो जाएगी? पर्यवसित हो जाएगी, टर्मिनेटेड हो जाएगी। और जो व्यक्ति मान लीजिए डिटेंशन में है, भाई डिटेन भी तो कर सकता है ना मजिस्ट्रेट उसे, यदि वो पर्याप्त प्रतिभू ना दे जो उसे आदेश किया जाता है, मुचलका ना भरे, तो वैसी अवस्था में मजिस्ट्रेट उसे जेल भेज देगा। तो वैसी अवस्था में जब तक वो उसकी शर्तें पूरी नहीं करता प्रतिभू दाखिल करने वाली, वो व्यक्ति जेल में रहेगा। और यदि वो 6 माह से पहले वैसी जांच में ये पाया जाता है कि नहीं भाई इस आदमी से कोई आवश्यकता नहीं है और ये आदमी ठीक है बंदा, तो 6 माह से पहले ही जेल से छूट जाएगा। और यदि 6 माह तक वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है तो जैसे ही 6 माह समाप्त होंगे वो इंक्वायरी भी समाप्त हो जाएगी और उसको
जेल से छोड़ने का आदेश ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिया जाएगा। क्लियर है भाई? उपधारा 6, कोई दिक्कत? और नंबर 7 कह रहा वेयर एनी डायरेक्शन इज मेड अंडर सब सेक्शन 6 परमिटिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग्स द सेशन जज मे ऑन द एप्लीकेशन मेड टू हिम बाय द एग्रीव्ड पार्टी vacate such direction if he is satisfied that it was not based on any special reason for or was preserved। ठीक है, परवर्स, एक्चुअली preserved नहीं, परवर्स। तो नंबर 7 ये कह रहा है कि जहाँ कार्रवाई को चालू रखने की अनुज्ञा देते हुए, देखिए उपधारा में एक चीज़ भी हमने पढ़ी है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो लिखित कारणों से ऐसी जांच का समय 6 माह से अधिक भी बढ़ा सकता है। तो ये उस अवस्था में कह रहा है उपधारा 7 जो इसकी बता रही है, वो कह रही है कि जहाँ कार्रवाइयों को चालू रखने की अनुज्ञा देते हुए उपधारा 6 के अधीन निर्देश किया जाता है, वहाँ सेशन न्यायाधीश व्यथित पक्षकार द्वारा उसे किए गए आवेदन पर ऐसे निर्देश को रद्द कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि वह किसी विशेष कारण पर आधारित नहीं था या अनुचित था। समझ आया कल्पना? उपधारा 7 क्या कह रहा है जी? उपधारा 7 समझ आ गई कल्पना? नहीं सर, क्या आई है एक बार बता दीजिए नहीं जरा। नहीं उपधारा 7 क्या कह रहा है बताइए। सर, इसमें यही था जो कार्रवाई उपधारा 6 के अधीन निर्देश दिया गया है, वहाँ व्यथित पक्ष का जो आवेदन करेगा उसे रद्द कर सकता है। यही पूछे थे नहीं, आपने अच्छा प्रयास सर, हमें समझ में नहीं आई ये। हाँ, अच्छा प्रयास किया। एनु आप समझाइए नंबर 7 क्या कह रहा है। तो 7 में ये बोला जो 6 में बताया गया कि अगर इंक्वायरी के 6 मंथ के अंदर जो है, अगर हाँ सही बता रहे हो आप। जो इंक्वायरी चल रही है अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो उसको 6 मंथ के अंदर ही उसको ख़त्म कर दिया। अगर अदरवाइज नहीं हो पाती है तो उसको मजिस्ट्रेट 6 मंथ से आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। रिकॉर्ड इन राइटिंग, यस यस, लिखित आदेश दे सकते हैं। हाँ वो बात तो हमने 6 में पढ़ी है। 7 क्या कह रहा है? 7 बताइए। 7 में ये कि सर जो 6 की जो प्रोसीडिंग मतलब चल रही थी इंक्वायरी, उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए सेशन लगता है नंबर 7 आप समझ नहीं पाए अभी ना। सरजीत शर्मा आप प्रयास कीजिए भाई नंबर 7 को समझाने का। सर जो सब सेक्शन 6 है जो इसमें कार्रवाई है हो रही है उससे व्यतीत व्यक्ति आवेदन कर सकता है सर इसमें 7 में। देखिए और अगर जो सेशन कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई रद्द करने योग्य है तो उसे निरस्त कर सकता है सर। नहीं, आप दोबारा ध्यान से मैं बता रहा हूँ। देखिए वहाँ ये तो ये बताया 6 में कि उसको 6 माह के अंदर पूरा करेगा मजिस्ट्रेट, और यदि वो 6 माह के अंदर नहीं ऐसी कार्रवाई को पूरी कर पा रहा है तो अपने लिखित कारणों से वैसी जांच को 6 माह से अधिक भी बढ़ा सकता है। ठीक है, तो नंबर 7 ये कह रहा है कि जहां मजिस्ट्रेट 6 माह से अधिक का जो समय बढ़ाएगा आगे वाला, मान लीजिए उसने 10 दिन 15 दिन 1 महीना के लिए और आगे जांच बढ़ा दी, तो उस बढ़े हुए टाइम के लिए नंबर 7 में हम सेशन कोर्ट में उस बढ़े हुए समय के खिलाफ जा सकते हैं। समझ आया नु? लेकिन सर वो तो मजिस्ट्रेट बढ़ाएगा तो हम क्या मजिस्ट्रेट के ही अगेंस्ट चले जाएंगे? हाँ मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट ही तो जाएंगे हम सेशन जज में, सेशन कोर्ट में। ठीक। हाँ देखो मैं दोबारा ये बता रहा हूँ, इंग्लिश वर्जन भी समझ लीजिए, हिंदी वर्जन भी समझ लीजिए। सब सेक्शन 7 ये कह रहा कि वेयर एनी डायरेक्शन इज मेड अंडर सब सेक्शन 6 परमिटिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग द सेशन जज मे
on the application made to him by the aggrieved party vacate such direction if he is satisfied that it was not based on any special reason or was perverse। ये कह रहा है जहाँ कार्यवाही को चालू रखने की अनुज्ञा देते समय उपधारा 6 के अधीन निर्देश किया जाता है, तो जो कार्रवाई चालू रखी जा रही है कौन सी 6 माह के, यहाँ देखिए 6 में क्या पढ़ा है हमने, 6 को भी एक बार समझ लीजिए, अच्छे से समझोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। इस धारा के अधीन जांच उसके आरंभ की तारीख से 6 माह की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी, 6 ने बता दिया। और यदि जांच इस प्रकार पूरी नहीं की जाती है तो इस अध्याय के अधीन कार्रवाई उक्त अवधि की समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी, जब तक कि विशेष कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश नहीं करता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निरुद्ध किया गया है, वह उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई यदि पहले से ही पर्यवसित नहीं हो जाती है तो ऐसे निरोध के 6 माह की अवधि के समाप्ति पर पर्यवसित हो जाएगी। ये 6 में समझा दिया गया है। अब ये जो 7 नंबर कह रहा है जहां कार्यवाहियों को चालू रखने की अनुज्ञा देते समय उपधारा 6 के अधीन निर्देश दिया जाता है, तो उपधारा 6 के अधीन 6 माह के बाद जो कार्रवाई जारी रखने वाली बात है वो 7 समझा रहा है। क्लियर हुआ शर्मा जी कुछ? जी सर क्लियर हो गया सर। ये जो पर्यवसित है सर, ये मतलब यहाँ खत्म हो गया है कि अगर जो मजिस्ट्रेट अवधि नहीं बढ़ाएगा 6 में। हाँ देखिए, पर्यवसान जो है ना, पर्यवसान शब्द जो है वो टर्मिनेट करने का हिंदी वर्जन है। टर्मिनेशन, उसको पर्यवसान कहा जाता है हिंदी में। तो टर्मिनेटेड आप समझते हैं, टर्मिनेट होना, किसी चीज़ को समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन है 117 117। ये कह रहा ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। अब जो 116 की जांच करी मजिस्ट्रेट ने और वो जांच उसने निपटा ली, विद इन 6 मंथ निपटा ली, या लिखित कारणों से उसने उसे 6 माह से आगे बढ़ा के निपटा ली, और 6 माह से अधिक बढ़ाने का जो निर्देश था या तो उसे व्यथित व्यक्ति एज इट इज स्वीकार कर लेगा या सेशन कोर्ट में चैलेंज करेगा उपधारा 7 116 के अनुसार। तो यदि उसने एक्सेप्ट कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यदि उसने चैलेंज किया तो 2 बातें होंगी। कौन सी 2 बातें होंगी? या तो सेशन कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ठहराएगा या मजिस्ट्रेट के आदेश को गलत ठहराएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो वैसी अवस्था में 117 अब कह रहा है कि इफ अपॉन सच इंक्वायरी इट इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग द पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond with or without sureties, the magistrate shall make an order accordingly, provided that no person shall be ordered to give security of a nature different from or of an amount larger than or for a period longer than that specified in the order made under 111 111 में जो व्यवस्था की गई थी। अब ये फाइनल कंक्लूसिव ऑर्डर है 117 में। देखिए सामान्यतः हम शर्मा जी क्या कहते हैं, जब 117 की कार्रवाई होती है तो 117 की कार्रवाई में हम लोग वहाँ मुचलका भर देते हैं और जमानत करा लेते हैं। आप में से किसी ने कराया हो अगर 117 की कार्रवाई की, फिरोज आप प्रैक्टिस में हैं, आपने कराया होगा बिल्कुल जी सर, है ना? तो वो 116 की स्टेज होती है, और सामान्यतः 99% केसेस में मामले 116 की स्टेज पे 6 माह का समय बीत जाने पर ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाते हैं। समझ आया कुछ सरजीत शर्मा? जी सर। जी सर। भाई 107-16 वाले को हम ये तो कहते हैं यार 6 महीने तुझे धक्के खाने हैं, तो वो 6 महीने वो 116 की इंक्वायरी चलती रहती है जी, और 6 महीने ख़त्म हुए वो इंक्वायरी ऑटोमेटिक समाप्त, जब तक कि मजिस्ट्रेट उसे विशेष आदेश से आगे ना बढ़ाए। और यदि 116 की वो कार्रवाई कंप्लीट हो गई और उसमें मजिस्ट्रेट ने पाया कि हाँ ये व्यक्ति तो वाकई मुचलका पाबंद करने के लिए ज़रूरी है कि इसको मुचलका पाबंद किया जाए, तब वो 117 में आदेश देगा।
कल्पना चौहान, क्लियर है? देखिए इतनी बारीकी से आपने 107-17 की कार्रवाई बहुत बार बेल भी कराई होंगी, सब कुछ कराया होगा, लेकिन जब हम माइन्यूटली कानून को पढ़ते हैं तब बातें निकल के आती हैं सही। सामान्यतः 99% मामले 116 की कार्रवाई पे ही दम तोड़ देते हैं। और हम नॉर्मली कहते भी हैं जिस व्यक्ति के खिलाफ़ ऐसी कार्रवाई होती है कि यार तू क्यों चिंता करता है, तुझे 6 महीने बस यहाँ 15-15, 20-20 दिन की तारीखें लगेंगी, 6 महीने तक तुझे यहाँ हाजिरी लगानी है। बीच बीच में हाजिरी माफ़ी भी दी जाती है वकीलों के द्वारा। और परमानेंट एग्जेम्पशन भी हो सकती है। परमानेंट एग्जेम्पशन कहाँ पढ़ी है हमने हैनू? ध्यान नहीं है। अरे अभी तो पढ़ी है, पिछली धारा में तो पढ़ी है 115 में। अब मैंने वो इंग्लिश में पूछ लिया परमानेंट एग्जेम्पशन, तो आप घूम गए भैया, ध्यान नहीं, पता नहीं सर ने क्या पूछ लिया है, तो कौन सी बला है? नहीं सर, ये आपने कल पढ़ाया होगा, क्योंकि कल हम क्लास में थे नहीं, तो इसलिए हमें पता नहीं चला। अरे अभी पढ़ाया है 115 तो नहीं, मैंने अभी पढ़ाया है। आप वीडियो देखना, वीडियो में आपको पता लग जाएगा 115 का पढ़ाया है। व्यक्तिगत हाजिरी कल तो 113 तक समाप्त हो गई थी क्लास, और बाकी फिर मैंने बताया था कि 3-4 धाराएं आप सेल्फ स्टडी करना। 115 तो मैंने अभी बताई है आपको। तो सर ये जो परमानेंट अटेंडेंस है, मतलब इससे जो होता है, तो अगर किसी को मतलब कोई सूट चल रहा है, उसमें कोई भी 1 से 2 ज़्यादा पार्टी है, तो किसी एक को भी फाइनली मतलब ना आने का ऑर्डर हो सकता है? हाँ बिल्कुल जी, मतलब उसके लिए कोई रीजन भी तो होगा ना? हाँ, उसे रीजन, हाँ अपना कोई कारण दर्शित करे। मान लीजिए कोई बीमार बुजुर्ग व्यक्ति है ना, तो उसको कोर्ट जो है उसकी अवस्था को देखते हुए परमानेंट उसकी हाजिरी माफ़ कर सकती है। वो CRPC में हम आगे व्यवस्था पढ़ेंगे परमानेंट एग्जेम्पशन की जो है। सर मैंने करा रखी है, एक फाइल में चल रही है, एक फाइल उसमें मैंने करा रखी परमानेंट एक मुलजिम। कौन सी धारा में होती है फिरोज खान, कौन सी धारा में होती है परमानेंट एग्जेम्पशन? 115 में कराई सर, यहीं पे कराई थी मैं भी। मतलब कि वो इसी का मसला था क्या 107-17 का ही? नहीं, 498, 323, 504 का मैटर था सर। तो बेटा वो 115 में नहीं जाएगी, वो 205 में जाएगी। 205 सर। हाँ, तो वो 498 था, ससुर की परमानेंट एग्जेम्पशन है। हाँ, तो ये तो केवल स्पेसिफिकली जो है ना, ये 115 वाली जो हाजिरी माफ़ी है, ये केवल और केवल 107-17 की कार्रवाई के लिए है। और जब हम किसी, ये तो यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने कार्रवाई चल रही है ना ये तो, और जब हम किसी अन्य मामले जो फौजदारी के हमारे जुडिशियल लाइन वाले मामलों में चलते हैं ना, तो वहाँ 205 CRPC हम पढ़ेंगे। तो 205 CRPC में ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ हाजिरी माफ़ की जा सकती है, ठीक है ना। ये 205 ये कह रहा है, अभी आपको मैं 205 पढ़ के बता रहा हूँ। मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड, ठीक है। इसकी उपधारा 1 कह रही है 205 की, whenever a magistrate issues a summon, he may, if he sees reason to so to do, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader, ठीक है ना। तो 205 की उपधारा 1 कह रही है, और सेकंड कह रही है बट द मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द केस में इन हिज डायरेक्शन डिस्कशन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग डायरेक्ट द पर्सनल attendance of the accused and if necessary enforce such attendance in the manner hereinbefore provided। तो ये 205 में कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो वहाँ फौजदारी मामलों में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत हाजिरी से उसे मुक्ति प्रदान कर दे, ठीक है। समझ आ गया भाई? जी सर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर?
इसके लिए आपको 205 का आवेदन देना पड़ेगा संबंधित कोर्ट में कि सर मेरा जो ये एक्यूज़ है इसकी ऐसी अवस्था है कि ये प्रत्येक तारीख पे ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हो सकता, बीमार है, बूढ़ा है, लाचार है ना। कोई भी आपकी ऐसी कोई तर्कसंगत रीजनिंग होनी चाहिए जिस पे कोर्ट आपको सुने। तो फिर कोर्ट का डिस्कशन है कि वो कहेगा कि ठीक है हम इसकी परमानेंट हाजिरी माफ़ कर देते हैं। तो उसके लिए आपको प्रत्येक तारीख पे उसकी हाजिरी माफ़ी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? जी जी सर। तो 117 में अब हम आ गए और 117 में अगर 116 में ये पाता है मजिस्ट्रेट कि हाँ इस व्यक्ति को मुचलका पाबंद और इससे सिक्योरिटी ली जानी आवश्यक है और इसके खिलाफ जो हमें इतला प्राप्त हुई थी वो इतला सच्ची है, तब 117 का आदेश होगा। तो 117 में क्या कहा गया है कि वो आदेश करेगा, लेकिन वहाँ जो आदेश होगा वो जो पहले व्यवस्था उसे नोटिस दिया गया था, नोटिस में जिस रकम के जमानती मांगे गए थे और नोटिस में जितने जमानती मांगे गए थे वो सेम ही प्रोसीडिंग यहाँ रहेगी, उसको बढ़ाएगा नहीं 117 में आगे। प्रोवाइडेड जो हम इसकी जो प्रोविज़ो है, प्रोविज़ो ये कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी ऑफ ए नेचर डिफरेंट फ्रॉम और ऑफ एन अमाउंट लार्जर देन और फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 111। तो जो 111 में आदेश दिया गया था वही तो श्योरिटी रहेगी, उतने ही रकम रहेगी, उतने ही जमानती रहेंगे और उतने ही अवधि रहेगी। मान लीजिए वहाँ नोटिस में 6 माह की अवधि के लिए उसे मुचलका पाबंद करने का नोटिस मिला था, तो 117 की कार्रवाई होते होते वो चेंज नहीं किया जाएगा, फाइनल कंक्लूजन में वही रहेगा जो नोटिस में उसे सूचित किया गया था। और इसका बी पार्ट कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव। ये वैसी ही बात आ गई जैसी हम वहाँ पढ़े थे, कहाँ, जब IPC 66 में, हाँ जुर्माना वाली बात आई थी ना। 66 है या 63 है? 66 है सर। पक्का? कल्पना बताएंगी। कल्पना, जुर्माने की रकम आईपीसी की कौन सी धारा में बताएगी? सर 63 में पढ़ी थी सर। 63 है नू? 63 है। हाँ 63 सर। हाँ, हो जाता है कई बार मुगालता, हमें भी हो जाता है, कोई बात नहीं है। गलतियाँ करते ही हम सीखते हैं, गलतियाँ करो, सीखो। गलतियों से सीखोगे तो बिल्कुल सफलता आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ जी वेलकम भरत आ गए हैं वही क्लास में। और गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग भरत, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। नहीं है सर। हाँ, तो इसका मैं एक छोटा सा मैटर रुका है, बस वो मैं निपटा दूँ फिर आप क्लास लेना भरत। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए सर। तो 117 का जो प्रोविजो बी है वो कह रहा है कि प्रत्येक बंधपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखकर नियत की जाएगी और अत्यधिक ना होगी। तो रकम जो है वो ये परिस्थितियों का ध्यान रखा जाएगा कि भाई किस व्यक्ति से क्या उसका स्टेटस है, कितना वो पे कर सकता है, तो वैसी अवस्था में ध्यान रखा जाएगा कि वो एक्सेसिव ना हो। ठीक है। और इसका सी पार्ट कह रहा है व्हेन द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom द इंक्वायरी इज मेड इज ए माइनर द बॉन्ड शैल बी एग्जीक्यूटेड ओनली बाय हिज श्योरिटीज़। और कह रहा कि जब वह व्यक्ति जिसके बारे में जांच की जाती अवयस्क है तब बंधपत्र केवल उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा, मतलब उसका पीवी नहीं लिया जाएगा जो अवयस्क है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Good night, sir. Thank you, sir. ओके।